बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीस साहब ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से कहा मुलाकात की। दूसरी जानिब जेनीवा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और अहम हुकूमती वफ़द ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया, जबकि कल इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनाया जाएगा। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, आलमी बिरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान, इस इक़दाम के बाद क्या मईशत में इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान में? देखिए, ऐलान तो जो हुए हैं वो तो तवक्को से कुछ ज़्यादा बयान हो रहे हैं। यानी अभी कुछ देर पहले हमें बताया गया है कि ये 10 बिलियन डॉलर्स के प्लेजेस हुए हैं सर। अच्छा, यह ऐलान किया गया इमदाद का जेनीवा में, और इसके अलावा गालिबन वहाँ पे एक IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसहाक डार साहब के। अच्छा, अब उसके नतीजे में मईशत मुल्क की ठीक होती है या ये कॉन्फ्रेंस और IMF को हम अलग अलग करके देखें, एक साथ देखें, तो बरतानिया से मुमताज़ माहिर माशियात हैं, गहरी नज़र है बैंकिंग पे, मईशत पे, इकॉनमी पे, यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं, और वाशिंगटन से अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता हैं उज़ैर यूनुस साहब। इनकी भी गहरी नज़र है इकॉनमी पे, और जाहिर है कि जब ये दोनों शख्सियात जो हैं ये पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ग्लोबल, आप किसी भी जगह पे आज की दुनिया में आइसोलेशन में तो देख नहीं सकते ना। पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है तो जी बांग्लादेश में यूं हो रहा है, तो फिर आप अभी जैसे ब्राज़ील में हंगामे हो रहे हैं तो उस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन हम पहले इनसे पूछते हैं, यूसुफ नज़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उज़ैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले तो यूसुफ साहब आप जरा बताइएगा, ये प्लेजेस से क्या मुराद हम लें? यानी इसको कि प्लेजेस का उन्होंने ऐलान किया है, इसको किस तरह से लिया जाए? ये ग्रांट है, ये इमदाद है, ये लोन है, ये क्या है? कि जी हमें 16 बिलियन चाहिए थे, उसमें से आधे उन्होंने कह दिया, आधे से ज्यादा के उन्होंने ऐलान कर दिया। जी प्लीज। देखिए, इसमें जो बड़े बड़े जो अमाउंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है 4.2 बिलियन डॉलर्स, फिर वर्ल्ड बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो है, अभी जारी बात है, हम डिटेल्स का आएंगी सामने, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन ये जो 3 मैंने नाम लिए, और इसके अलावा भी जो मल्टीलेटरल्स हैं जैसे कि एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, मेरा यही ख्याल है कि ये लोन्स होंगे, ये कोई आउटराइट ग्रांट तो नहीं होगी। जहां तक ताल्लुक है इंडिविजुअल कंट्रीज का, जैसे कि चाइना ने या US ने कहा है $100 मिलियन ईच, या यूरोपियन यूनियन ने, वो मेरे ख्याल से ग्रांट्स होंगे। तो इसका जो ज़्यादातर जो इस मेरे ख्याल से हिस्सा है वो सॉफ्ट लोन जिसे आप कहते हैं, उसी पे मेरे ख्याल से होगा मुश्तमिल। लेकिन मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि चूंकि और जो एशिया और जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है, इसमें यह भी कहा गया है कि ये 3 साल के ऊपर होगा। 4.2 बिलियन की रकम, अब उसमें आई डोंट नो कि वो कितना जो है पहले साल में आएगा, लेकिन अगर अस्यूम करते हैं कि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आएगा या थोड़ा पहले ही हमें दे देंगे, तो फिर भी 4.2 बिलियन डॉलर्स एकदम तो नहीं आ जाएंगे। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और वर्ल्ड बैंक का, वो इस साल में आ सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हमें लगता ये है बज़ाहिर कि हमें जो फ्लड के नाम पे जो हमने पूरी जो एफर्ट की है और जो मोबिलाइज किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, शायद इस दफ़ा किसी जंग के हवाले से नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं जिन्होंने फ्लड्स की वजह से बेपनाह जो है सफ़र किया है, उनके नाम पे शायद पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट अवॉइड करने में कामयाब हो जाए। चाहे वो शॉर्ट टर्म ही हो, कामयाबी 6 महीने पे, 1 साल में, ये तो जब जैसे जैसे सूरत हाल डेवलप होगी उसी वक्त जो है ये बात सामने आएगी। अच्छा, उज़ैर साहब ये बताइएगा कि हमने ये कहा कि जी 16 बिलियन चाहिए और उसमें से आधे हम करेंगे, आधे जो हैं वो बाहर की दुनिया दे,
तो आधे हम कहां से करेंगे 8 बिलियन? पहले तो एक मुझे ये बताएं बात कि हम 8 बिलियन कहां से लाएंगे? हमारे पास तो यानी ये क्या है? यानी मतलब मैं उसको इस तरह पूछना चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे हमने कहा एक घर हम बनाएंगे जी, तो उस घर में आधा पैसा बाहर वाला देगा, आधा हम देंगे। तो वो बाहर वाला आधा तभी देगा ना जब आधा हम देंगे। ऐसा तो नहीं कि वो आधा लगा के वो कहेगा जी आपने तो आधा दिया ही नहीं, तो हमारे पास 8 बिलियन कहां से आएंगे? एक बात तो मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी यूसुफ नजर साहब ने कहा कि ये जो पैसा है ये क्या हमारे जखायर में शुमार होगा जब आएगा? क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है इस पे कि जैसे उन्होंने कहा कि सॉफ्ट लोन भी हो सकता है, ग्रांट भी। तो ये जरा वजाहत फरमाइए कि क्या ये हमारे जखायर में शुमार होगा? जैसे इसाक डार साहब ने तो ये भी कह दिया ना कि जो प्राइवेट बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में वो पैसा भी रिजर्व में शुमार होता है। जी जनाब। जी, डेवल इज इन द डिटेल्स। इसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया है कि हम आधे खुद खर्च करेंगे, तो ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे उनकी अप्रूवल्स आएंगे, फिर उनकी अप्रूवल्स के बाद जो है ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और प्रोग्रेस होगा। उसके नतीजे में फिर जब पाकिस्तानी हुकूमत पैसा खर्च करेगी अपने बजट से, या सिंध हुकूमत करेगी या पंजाब हुकूमत या बलूचिस्तान या केपी हुकूमत, तो उसके एवज फिर उसके साथ साथ ये इदारे जो हैं या दोस्त ममालिक जो हैं वो पैसे देंगे। तो अभी तो कुछ माह तो लगेंगे प्रोजेक्ट बनने में, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग और प्रोग्रेस होने में। तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह हम उठेंगे और स्टेट बैंक कहेगी कि हमारे 8 अरब से रिजर्व्स बढ़ गए। ये आहिस्ता आहिस्ता पैसे आएंगे जो आते रहते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट के, बजटरी सपोर्ट के वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये पैसा जो है ये फ्लड रिलीफ के लिए है। इसका ताल्लुक डायरेक्टली आईएमएफ या इस वक्त जो मईशत का मुश्किल हाल है उससे कुछ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये प्लेजेस के बाद जनीवा से वज़ीर आज़म साहब आएंगे, डार साहब आएंगे सूटकेसेस डॉलर की लेके और मार्केट में डॉलर आपको मिलने लग जाएगा। हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि द फ्लड रिलेटेड क्राइसिस जिसमें 33 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं अफेक्ट हुए, लाखों बेघर हो गए, उनका घर बनाना, उनकी स्कूलें बनाना, उनकी हॉस्पिटल्स बनाना इज सेपरेट फ्रॉम द करंट क्राइसिस इन द इकोनॉमी, जहां डॉलर का शॉर्टेज है, एलसीज नहीं खुल रही, आपकी मार्केट के अंदर प्राइसिंग डिस्टोर्शन हो चुकी है, एनर्जी साइड पे, फूड सप्लाई चेन साइड पे वगैरह वगैरह। तो वो जो आईएमएफ से मुज़ाकरात हैं वो इमीडिएटली प्रोग्रेस करना उनका ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ना हुए तो इस वक्त जो हालात है मईशत के वो और भी गैर यकीनी की तरफ जाएंगे और हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। अच्छा यूसुफ नजर साहब, ये जरा बताइएगा, ये आपने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बात की। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है ये जैसे हमारे दिन में तासुर है कि जी आईएमएफ में सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है वो अमेरिका है और तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सऊदी अरेबिया यानी ओआईसी उस वक्त बना था ना ये 74 में गालिबन। तो इसको कैसे हम देखेंगे? यानी ये सऊदी अरेबिया की तरफ से हमें आई है सबसे ज्यादा एड, या कैसे इसको लिया जाए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की मदद से? मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि सऊदी अरब की तरफ से थोड़ा सा रवैया जो है नर्म हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वी हैव टू वेट फॉर डिटेल्स। ये तो अभी खाली अनाउंसमेंट्स हैं और यकीनन डिपेंड करता है कि किस वक्त पैसा आता है, किस मद में आता है एंड सो ऑन। लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा पिक्चर यही लग रही है कि चूंकि वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो हैं सारी जो सूरत हाल है उससे बेखबर हैं। इनकी तरफ से ये प्लेजेस करना, मेरी नज़र में ये बात जो है इसकी तरफ इशारा है कि सऊदी अरब भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी थोड़ी पाकिस्तान की मदद करने पे थोड़ी सी एक बात कथा कलामी यूसुफ भाई, ये बताइएगा, एक तो है ना मुल्क पैसा देता है आपको, यानी फ्रांस ने हमारी मदद कर दी, चाइना ने मदद कर दी, सऊदी अरब ने मदद कर दी। एक है कि हमें बैंक पैसे दे रहा है। ये जो बैंक पैसे, बैंक मदद करता है या बैंक यानी कैसे? यानी बैंक पैसा जब देता है तो वो लोन ही होता होगा ना, या वो बैंक भी मदद करता है लोगों की? जी आप सही कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, ये सब लोन्स होंगे। अच्छा। ये कोई आउटराइट कोई ग्रांट चीज की तरह की चीज नहीं होगी और उसमें यकीनन जो है टाइम लगता है, बिकॉज सारी फॉर्मेलिटीज हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें यकीनन टाइम तो लगेगा।
लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि जो मुझे खुद अपने प्राइवेट सोर्सेज से पता चली है जी। कि वर्ल्ड बैंक वाले ये समझते हैं कि वो फ्लड की मद में जो इमदाद दे रहे हैं उससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मदद मिलेगी। हालांकि वो खुद अंदरूनी तौर पे दे आर नॉट वेरी श्योर कि ये तमाम रकम जो है फ्लड इफेक्टीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो एज यूजुअल जो है जैसे कहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स चीजें होती हैं, और बिहाइंड द जो सीन जो है मुझे जो तासुर मिल रहा है वो ये कि बहरहाल जो है हम फ्लड के नाम पे सही कुछ न कुछ रकम जो है वो अगले 6 महीनों में हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारे IMF से तमाम जो है मामला तय हो गए हैं। सबसे बड़ा और जो मुश्किल मरहला है वो IMF से मुज़ाकरात का है, जिस पे हमें देखना पड़ेगा कि मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी जो है अगर फर्ज कीजिए उनसे मामला तय भी पा जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2-3 हफ्तों में और चंद हफ्तों में जो है वो पैसे आ जाएंगे। दैट टेक्स टाइम, और उसमें भी चंद मेरे ख्याल से मुश्किल फैसले हैं जो शायद हुकूमत को अब भी करना पड़े। तो जो बयानात से अगर जो रोजी पिक्चर पेश की जा रही है, मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। हमें जरा पेशेंस से इंतजार करना पड़ेगा। फैक्ट ये है इस वक्त पाकिस्तान के जो कैश रिजर्व्स हैं लिक्विड वो $4.5 बिलियन हैं। अगले 1-2 महीनों में हमें मजीद जो है अदायगियां करनी है वो $4 से $8 बिलियन की। और ये देखना यह है कि जो चीजें हैं क्या वो डिफॉल्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो जो बात तक जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हुकूमत की जो पॉलिसी है क्या वो इन्फ्लेशन को रोकने में या दूसरी चीजों को रोकने में कामयाब होगी, मैं इसकी तरफ से अब भी कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। अच्छा उदय साहब ये बताइए कि ये डार साहब को जाहिर है आप भी देख रहे हैं, तवील अरसे से हम भी देख रहे हैं, डार साहब, शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब, मिफ्ताह साहब, फिर उससे पहले आगे पीछे वही चंद नाम है। मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत को अदराक है, सूरत हाल का एहसास है, या एहसास ही नहीं है कि यानी मिसाल के तौर पे जैसे आटा, जैसे सड़कों के ऊपर मारामारी शुरू हो रही है, घी नहीं मिल रहा, ऑयल, क्या अदराक है? यानी आप तो जाहिर है कि और भी दुनिया को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, आप दोनों शख्सियात से पूछ रहा हूं, तो ये गुफ अप कहां हुआ है? मतलब वो एक जाहिर है कि इतनी बड़ी कैबिनेट, फिर उसके बाद वो इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, वो बुरा भला भी हम कह रहे हैं, IMF को आंखें भी दिखा रहे हैं, फिर वो अपील भी कर रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं, फिर वो एक टेलीफोन का गुफ अप हो गया शहबाज शरीफ। ये कैसे, मतलब ये कैसे देख रहे हैं आप ये इस पूरी पिक्चर को कि जो हमारे हुक्मरान, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम एलीट की बात कर रहा हूं, ये कैसे देख रहे हैं? इनको रियलाइजेशन है या नहीं है? जी, सक्सेसिव हुकूमतों ने एक पॉलिसी, आसान अल्फाज में मैं अगर बयान करूं तो ऐसा है कि एक शख्स है वो बार बार मिठाई की दुकान पे जाके 1 किलो गुलाब जामुन खा लेता है, हालांकि डॉक्टर ने उसको कहा है आपको डायबिटीज है, आप परहेज करें, और फिर वो डॉक्टर को गालियां देता है कि जी मेरा इलाज आप सही नहीं कर रहे क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टांग काट दी, गैंग्रीन हो गया था। तो सक्सेसिव हुक्मरानों ने यही पॉलिसी अपनाई है कि हर दफा वो जाते हैं इंसुलिन के टीके लगवा के और फिर वही हरकत करना शुरू कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। ये जो इररेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई है दिहाइयों से, बिलखसूस इसहाक डार साहब ने, जो डार पैग इन्होंने इस वक्त 226-225 के आसपास रोक के रखा हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। ये दुनिया भर में लोग देख चुके हैं। मिस्र में आप अगर कंपेयर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका क्या भयानक अंजाम होता है इस पॉलिसी का। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान शॉर्ट टर्म जो है अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए या गेन करने के लिए ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी शहरियों, बिलखसूस आम शहरी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मोटा मोटा कि पिछले 3-4 सालों में 2019 से अगर हम इन्फ्लेशन डेटा देखें और वेज डेटा देखें तो अगर एक शख्स है जो प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है
या कारपेंटर है, मजदूर है बेसिकली, उसकी परचेसिंग पावर में यानी कि उसकी कुव्वत खरीद के अंदर इन सालों के अंदर 30 से 40% की कमी हुई है महंगाई की वजह से। और ये महंगाई इस वजह से नहीं हुई कि उसके पैसे ज्यादा छप गए या उसकी आमदन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मईशत डिस्टॉर्ट हो गई। ये इस वजह से हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस वजारत खजाना ने फिस्कल डेफिसिट्स रन किए, करेंसी को रोक के रखा, एनर्जी सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट बनने दिया गया, और फिर जब ये पैग टूटता है डिस्टोर्शन का और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान इसका महंगाई का आम शहरी को होता है। एक और एग्जांपल इसकी आखिरी में दे दूं कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो घरों में गैस आती है लाइन के अंदर, वो हेविली सब्सिडाइज्ड है। गरीब तरीन पाकिस्तानी जो है इस वक्त सिलेंडर की गैस खरीदता है जो कि 8 से 10 गुना ज्यादा महंगी है पाइप गैस से। तो इस वक्त ये परसेंट जो मईशत है वो अमीरों के लिए चल रही है, गरीब शहरी जो है वो नुकसान और घाटे का सौदा किया बैठा है। और इस वक्त फिर भी डार साहब लगे पड़े हैं कि हम डॉलर को रोक के रखेंगे, क्योंकि डॉलर को रोकने से कोई मईशत जबरदस्त हो जाती है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खराब पॉलिसी, और ये जब पैग टूटेगा तो हम एक और महंगाई की लहर इस मईशत में देखेंगे, और इस पार्टी का पीएमएल नून का जितना बचा कुचा पॉलिटिकल कैपिटल है ये भी इरोड होगा जब ये डिस्टॉर्शन खत्म होगी मार्केट के अंदर। जी यूसुफ रजा साहब, एक तो इसी बात पे आपके मैं कमेंट्स चाहूंगा जो बात इन्होंने मैंने पूछी थी उजैर साहब से। एक तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी वजाहत करें। दूसरा, आप दोनों शख्सियात से मैं ये पूछना चाहूंगा, यूसुफ साहब आपकी तरफ पहले आ रहा हूं। एक तो वो पहली वाला सवाल है, दूसरा ये कि ये यूएई आ रहे हैं कल, और यूएई में आर्मी चीफ भी गालिबन पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब वहां यूएई को तो हमने पैसे दिए पिछले हफ्ते, वापस किए उनके पैसे, तो यानी अब वो हमने पैसे वापस कर दिए, तो अब वो फिर वो पैसे हम वापस लेंगे, क्या है मतलब इसको कैसे देख रहे हैं दोनों चीजों को जरा। एक तो डार साहब की जो मईशत है और पॉलिसी की, जी डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे एकदम से काबू में आ गया जब वो परवाज की थी बरतानिया से, एक तो उस पर। और फिर दूसरा ये, क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशंस होती है ना इन मुल्कों के साथ, उस पर कैसे असर डालेंगे ये सारे इकदाम? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सारी पॉलिसियां हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि कोई भी आवाम के लिए काम ना किया जाए, जितना ज्यादा कर्ज मिल सकता है लिया जाए और ऐसे काम चलाया जाए। तो जहां तक ताल्लुक है इदराक का और इस बात का कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही मसले हैं। कुछ तो इदराक की कमी है, दूसरा एक और फैक्टर भी है, और वो फैक्टर ये है कि इन सारे जो हमारी एलीट्स हैं इनको अपने मफादात जो हैं वो ज्यादा अजीज हैं। और मैं ये कोई बयानबाजी की बात नहीं कर रहा। अभी दिसंबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की एक स्टडी है, आप उसको देख लीजिए। उसमें ये बयान किया गया है बड़ी तफसील से कि 2013 से जब से इसाक डार साहब आए थे, जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी मरात में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से हमें जिसको टेक्निकल जबान में कहते हैं टैरिफ प्रोटेक्शन, उसमें इजाफा किया गया मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। तो खाली एक बात खाली एक्सचेंज रेट की नहीं है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि एक्सचेंज रेट पे जिस तरह डार साहब कहते हैं, पहले तो उन्होंने कह दिया था कि 200 रुपए से मैं कम पे ले आऊंगा। साफ बात यह है कि इस मामले में मेरे ख्याल से डार साहब को समझ नहीं है कि हाउ डज इट रियली वर्क, और इस वजह से यकीनन जो है उसको पहले भी नुकसान पहुंचा था और मजीद नुकसान जो है वो पहुंचेगा और पहुंच रहा है। तो एक तो खुदगर्जी है कि जो अपने जो उनके जो जिनसे वाबस्ता लिंक जो तबकात हैं, चाहे वो शुगर मिल्स वाले हों, चाहे वो एप्टेमा के लोग हों, टेक्सटाइल स्पिनिंग वाले, या दूसरे इंडस्ट्रीज जिनसे उनके करीबी जो हमारी रूलिंग एलीट्स हैं, ये जो पार्टीज जो हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनको उनके मफादात पे कोई ज़रब नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप पूरा पैटर्न देखें तो आपको पैटर्न यही नजर आता है। और फिर दूसरी जो है चीज जो है, इस खुदगर्जी के अलावा यकीन जो है वो हिमाकतें भी हैं। तो ये दोनों चीजों ने ये बड़ा ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जिससे हमें पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा है। और जहां तक ताल्लुक है यूएई का, यकीनन ये पहले भी हो चुका है, हमने चाइना को वापस कर दिया था, फिर जो है उसने दोबारा लोन लिया। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है वो यही हो रहा है कि यूएई ने पहले भी
आउटराइट जो है कैश एड देने से इनकार कर दिया था, वो कतर ने भी किया था। तो फिर ये बात इस पे आ गई थी, और ये बात मेरे ख्याल से मई से चल रही है, अभी तक को फाइनलाइज नहीं हुई है कि अब अपने हम आपकी कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ कंपनियां खरीद सकते हैं, जैसा कि इंडिकेशन आया कि कुछ वो कतर शायद भी इंटरेस्टेड हो एलएनजी प्लांट्स में, या यूएई जो है वो कुछ जो है जो सरकारी जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन ये कोई बात फाइनलाइज नहीं हुई है। बात दरअसल ये है कि अगर मैं कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि पाकिस्तान को कोई 23 बिलियन डॉलर की अदायगियां करनी है, उसमें से कोई 9 बिलियन जो है इनमें चाइना, सऊदी अरब, यूएई के हैं, जो फर्ज की जगह रोल ओवर भी हो जाते हैं तो फिर भी बचते हैं 12 बिलियन डॉलर्स। अब मसला यह है कि उसमें से हमें फिर भी खींचतान के और मजीद चाहिए पैसे, कम से कम 4-5 बिलियन डॉलर्स तो फौरी चाहिए। उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वजीर आजम भी, आर्मी चीफ भी और दूसरे लोग भी सब लगे हुए इस बात के कि किसी तरह से खींचतान करके, चाहे वो फ्लड की मद में हो, चाहे वो किसी और बैंक के जरिए हो, चाहे वो यूएई के या चाइना के जरिए हो, कुछ ना कुछ इस तरह से कैश जमा कर लिया जाए ताकि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट को अवॉइड कर सके। तो इस सारा जो सिलसिला है वो उसका जो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ यही है। और इसमें आप देखते हैं कि कहाँ तक पहली मर्तबा तो जो शहबाज शरीफ साहब थे उनका दौरा मैं समझता हूँ यूएई का नाकाम हो गया था। अब क्या आर्मी चीफ वो कर पाएंगे जो पहले जनरल बाजवा ने उसमें मदद की थी? ये तो अभी मतलब आपको पता चली जाएगा। मुझे ये अच्छा ये बताइएगा उदय साहब, मैं जो बात करता था हमारे स्ट्रेटेजिक जो यानी हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं ना कि हमारी दोस्तियां हैं जिन मुल्कों से, चाइना से या टर्की से या सऊदी अरेबिया, अब वो मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें ऐसा है कि पैसे हम आपको दे देते हैं, एक तो वो कमर्शियल बैंकों के उधार दे रहे हैं, दूसरा ये कि वो कह रहे हैं नहीं हम आप ये चीजें खरीद लेते हैं। यानी मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसको इस तरह समझता हूं कि मैं किसी के पास जाऊं कि जी मुझे पैसे दे दें, तो वो आगे थे कि ऐसा है कि जी आप अपना डॉक्टर शायद जरा फ्रिज भेज दें मुझे, और मैं फ्रिज के बदले में या आप अपने अपने जो है फर्नीचर भेज दें। क्या क्या इस तरह से समझा जाए इसको कि वो एलएनजी प्लांट मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है और हम देते जा रहे हैं उन्हें? जी वो तो खैराती इदारे तो नहीं चला रहे ना डॉक्टर साहब, उन्होंने भी अपना नफा नुकसान देखना है, डील्स देखनी है। दुनिया भर में और भी ममालिक हैं जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान से बेहतर। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे चचा के लड़के हैं और मुझे आपको कोई चीज़ बेचनी है जिसकी वैल्यू 260 है, और मैं कहूं कि नहीं आप क्योंकि चचा के लड़के हैं तो आप 225 पे खरीद लें, तो आप तो नहीं खरीदेंगे ना। आपने भी अपना फायदा नुकसान देखना है उसके अंदर। तो अगर कतर है या यूएई है वो कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में या आपके एलएनजी प्लांट्स खरीदने हैं, लेकिन आपने इंटरबैंक रेट में 225 रखा हुआ है, हालांकि उसकी असल वैल्यू डॉलर की 260 है, तो वो तो आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे क्यों खरीदेंगे आपसे? एहसास से वो फेयर मार्केट वैल्यू की तरफ जाएंगे, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू से भी नीचे देखेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके यहाँ क्राइसिस है। तो क्राइसिस के अंदर चीजें सस्ती बेचने पड़ती हैं आपको अपनी निकलने के लिए। एक एग्जांपल इसका बेसिक रैशनल है। मैं सुबह बात कर रहा था आईटी फ्रीलांसर से, वो कहते हैं कि जी हम क्रेडिट कार्ड पे गूगल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या एडोबी की लेते हैं, अपना खर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी खरीदने का, तो हमें क्रेडिट कार्ड 275, 280, 260 के आसपास कन्वर्ट करता है। फिर हम वो चीज़ लेके मेहनत करते हैं, अपना फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, पैसे कमाते हैं डॉलर्स में। डॉलर पे जब फॉर्मल लेके आते हैं मार्केट के अंदर तो स्टेट बैंक हमें 225, 226 की रेट देता है। तो हम अपना नुकसान करें क्या? हुब्बुल वतनी में एक रैशनल इकोनॉमिक एक्टर अपना नुकसान करके बैठ जाए कि नहीं मैं जो हूं क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से है तो मैं 280 पे कॉस्ट रखूंगा अपना और 225 पे रेवेन्यू, तो काम तो ऐसे नहीं चल सकता ना। और ये मैं यूसुफ साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं कि इनके अपने मफादात क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं करने, एक पॉलिसी अपनाई हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुख्तस तबके के लिए चलता है और गरीब आम शहरी जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है। किस वजह से? वो कहते हैं रिलीफ हम आपको दे रहे हैं, रिलीफ नहीं दे रहे। उस रिलीफ के एवज 3 माह बाद महंगाई के तूफान के अंदर अमीर तो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन आम शहरी के पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये ट्रक की बत्ती टेलीविजन पे बयानात में बड़ी अच्छी लगती है तो लोग उसे मान भी जाते हैं, और फिर 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद उठ के कहते हैं कि ओहो उस जमाने में बड़ी गलती हो गई, अगर हम ये ना करते तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन हालात बदतर से बदतर ही होते चले जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात, अगर इसको समअप करें, यूसुफ नजर साहब,
IMF की शराइत माननी पड़ेंगी बाहर सूरत, और उसके बाद एक महंगाई का बड़ा सैलाब हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये तासुर मिल रहा है सारा दिन के जी बहुत कुछ अच्छी खबरें आ गई हैं और कल से दूध शहर की नदियां बहेंगी। IMF की शराइत अपनी जगह मौजूद है, वो मांग हमें माननी पड़ेंगी, और उसके बाद महंगाई के लिए लोग तैयार रहें मजीद महंगाई के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से डार साहब को जो एक्सचेंज रेट के मुतालिक जो उनका जो है मौक़िफ़, वो उसको चेंज करना पड़ेगा। IMF मेरे ख्याल से इस बात को नहीं मानेगी कि इस एक्सचेंज रेट को इसी तरह से कंट्रोल किया जाए। उनको ये बात बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि बात सिर्फ IMF की नहीं है, ये बात पॉलिसी उनकी गलत है। वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो मिस्र और अर्जेंटीना पे चल रहा है। अर्जेंटीना पिछले 4 साल में $80 बिलियन ले चुका है, और हम जो है गलत पॉलिसीज पे चल रहे हैं। हमें मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे अगर हम सही तरह नहीं चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ ये होगा, बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो गैस के प्राइसेस हैं, उनको जो पॉलिसी है चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो अशराफिया पे टैक्स जो है लगाना नहीं चाहते। और IMF तो यकीनन ये कहती है कि आप जो आपका जो बजट का खसारा है उसको कम करें, तो फिर उसका यही तरीका रह जाएगा कि आप जो है यूटिलिटीज की प्राइसेस जो है उसको बढ़ाएं, तो महंगाई तो यकीनन मेरे ख्याल से बढ़ेगी। और उसमें जो एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, देखिए जब मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त ऑयल प्राइसेस 120-130 लेवल के तक उन्होंने टच किया था। अब तो $80 पे आ गई हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि डार साहब ने अभी तक कोई अपनी एक्सचेंज रेट पे बार बार बयानात देने के अलावा कोई उन्होंने अपनी कोई ट्रेड पॉलिसी बताई हो, कोई फिस्कल पॉलिसी की तरफ पर इशारा किया हो कि भाई ये होगी, ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो उन्होंने अभी तक पॉलिसी तो कोई दी नहीं है। तो अब यही होगा कि जो IMF कहेगी वो उनको मानना पड़ेगा, और जो उन्होंने डिले किया है इस एक्सचेंज रेट के एडजस्टमेंट में, उससे एकदम जो है अगर रुपया जो है तेजी से गिरता है तो यकीनन जो है उससे महंगाई में तेजी आएगी। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 30% से भी क्रॉस कर सकता है। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। उजैर साहब कोई क्लोजिंग रिमार्क आप देना चाहें इस पे? क्लोजिंग रिमार्क, मैं अग्री करता हूं यूसुफ साहब से होल हार्टेडली, उनका एनालिसिस ऑन पॉइंट है। और अगर अगेन पाकिस्तान देखें, ये बात जानना ज़रूरी है कि हालात ख़राब हैं, नो डिनाइंग दैट, और हालात की ख़राबी की वजह से लगता है कि सोल्यूशन भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हालांकि सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि जी ये वाली टेक्स्ट बुक थियरियाँ हमें नहीं बताओ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं चलती। तो जब तक ये सोच पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर रूलिंग एलीट में रहेगी कि जी हम बड़ा यूनिक सा मुल्क है, हमारे यहाँ ये पॉलिसी नहीं चलती, तो दुनिया भर में मुल्कों ने चला के तरक्की की, तो यही हाल रहेगा। और खुदारा मेरी तजवीज़ डार साहब और डार साहब की टीम PML नून PDM से यही है कि आप प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज चलाएं, टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने में, लेकिन आप अगर चलाएंगे तभी मुल्क की भलाई होगी। अगर यही पॉलिसी चलाते रहे तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होना इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब, यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। यानी एक तो बात ये हुई कि महंगाई महंगाई महंगाई, IMF के मामला अलग हैं, ये अलग। दूसरा ये देखना है कि क्या बैंक मदद करता है या बैंक कर्जे देता है, कर्जे दे रहा है। ठीक है सर, इस पर बात करते हैं। मदद किसने की है, कर्जा किसने दिया, किन शराइत पे दिया है, कब हमने वापस करना है, और इसमें ये 3 सालों के दौरान हमने भी 8 अरब जनरेट करने हैं, तो वो $8 अरब हम कहां से पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब वापस आके मजीद माशी हालात पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे माशी मामलात पर, हालात पर। अब मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं हम कि क्या मुस्तकबिल में इन तमाम इमदाद और जो लोन हमें मिल रहे हैं उसकी सूरत में माशी आवाम के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, फौरी तौर पे आवाम के लिए मसाइल, यानी कि मजीद बोझ, क्योंकि IMF अपनी जगह अपनी शराइत पे अटका हुआ है, ठीक है। और IMF के ये पैसा जो है ये आता रहेगा, और देखना है कि इसमें क्या बैंक मदद कर रहा है या बैंक लोन दे रहा है। मुझे नहीं पता कि बैंक मदद भी करता है। तो वर्ल्ड बैंक से हमने किन शराइत पे लोन दिया है, बाकी बैंकों से क्या है, सॉफ्ट लोन होंगे जाहिर सी बात है, और वो ये कि वो कब तक आते हैं पैसे।
दूसरी बात है कि सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। पंजाब की हुकूमत का क्या बनेगा, कराची के इलेक्शंस का क्या बनेगा, वहाँ पर MQM और PSP सब ने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स भरे हुए हैं, तो अब वो इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद होगा तो वो फिर इन शराइत पे होगा कि कौन अपना पेपर विड्रॉ करता है, कौन मेयर। तो एक वहाँ पे इशू MQM की पिटीशन भी रद्द हुई है और सिंध हुकूमत की भी। तो इलेक्शंस कैसे होती हैं, कि शक्ल में होती हैं, तो वहाँ पर एक हिजान सा है इस वक्त कराची हैदराबाद में। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो मैं यहाँ पे, ये बात बहुत ज़रूरी है कहना कि पूरी दुनिया को हम जब देख रहे होते हैं ना, पूरी दुनिया इस वक्त एक और बहरान खड़ा हो गया, बड़ा बहरान खड़ा हो गया। वो ये हुआ है कि जो ब्राज़ील, अच्छा ब्राज़ील को हम नज़रअंदाज इसलिए कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक तो कॉफ़ी ब्राज़ील से आती है। दूसरी बात ये है कि ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका का, यानी जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका तकरीबन आधा ब्राज़ील है अगर हम नक्शा देखें तो। और ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का मेंबर है, देखिए ना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ये जो ब्रिक्स, अच्छा उसके साउथ अफ्रीका। और फिर उसके बाद ब्राज़ील जो है ये मेजर नॉन नेटो अलाई भी है। और ब्राज़ील जो है ये 7वीं बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की, मेरा ख्याल से 5वां बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है, और 12वीं इसकी GDP है, यानी बड़ा मुल्क है। G20 का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। वहां पर जनाब क्या हुआ है कि वहां पर पिछले 24 घंटों में हजारों लोगों ने धावा बोल दी है। जो ब्राज़ील उनका दारुल हुकूमत है, उसमें सदारती महल, जो उनका पार्लियामेंट हाउस है, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, कहीं आग लगा दी है, कहीं दफ्तरों में दाखिल हो गए हैं लोग, और शदीद हंगामा रही हुई है। और ये हंगामा रही इसलिए हुई है कि वहां पर 1 जनवरी को दी सिल्वा लुलू, जो कि नए सदर उनके मुंतखब हुए हैं, जो कि लेफ्टिस्ट हैं, यानी लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं। और वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर का मतलब ये है कि थोड़ा सा, यानी आज की दुनिया में अगर लेफ्ट ऑफ द सेंटर कहें तो थोड़ा सा जिक्र आ जाता है कि कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स है ना, अर्जेंटीना से लेके सारी, यानी थोड़ा सा चाइना के करीब, थोड़ा सा रशिया के करीब। तो वो वहां इलेक्ट हो गए। और ये इनको ये 2011 में अपने ऑफिस से हट गए थे, फिर उसके करप्शन के चार्जेस इन पे लगे, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इनको सजाएं हुई, 19 साल, पता नहीं कितने खुदा जाने, फिर इनकी सजा सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दी। फिर दोबारा इलेक्शन में आए और इलेक्शन में जीत के इनको ये जो हैं ये वहां पे इलेक्ट हो गए। अच्छा, जो जाने वाले साहब हैं जिन्होंने पकड़ के इनको जेल में डाला था, यानी बोल्सोनारो जो हैं वो, उन्होंने उनके हामियों ने धावा बोला है। और वो जो खुद हैं वो अमेरिका में, सब फ्लोरिडा में, और वो उस जगह पे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ट्रंप की। और ट्रंप, ये इसको लोग मिला रहे हैं वो जो 2021 में हुआ था 6 जनवरी को कैपिटल हिल पे हुआ था, जिसमें धावा बोल दिया था ट्रंप के लोगों ने। अब प्रेसिडेंट बाइडेन इस वक्त मैक्सिको पहुंचे हुए हैं, और मैक्सिको का उनका दौरा, उसमें बाद में कोई बात करने के लिए उसमें तनकीद हो रही है, इमिग्रेशन और ये सारे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, क्रेमलिन से मजम्मत हुई है, फ्रांस से मजम्मत हुई है, EU ने कहा है कि ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर एक हमला है। और ये ब्राजील जो है, उस ब्राजील में एक खौफनाक बात यह है कि 1-2 सदर जो अपनी शिकस्त नहीं मान रहे, और अभी तक अपने वो सोशल मीडिया अकाउंट पे लिख रहे हैं कि मैं ब्राजील का प्रेसिडेंट हूं, वो अमेरिका में है जी। और अमेरिका से उनको वापस अमेरिका लाता है, ये क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं कि अच्छा, इन्होंने कहा है कि अच्छा वहां पर वो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया है, जो नए प्रेसिडेंट आए, ये ध्यान में रखें कि ये प्रो क्रेमलिन या लेफ्टिस्ट हैं, यानी प्रो चाइना। ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स इनके दौर में बड़ी आई थी, बड़ी खुशहाली फैल, इनके दौर में बड़ी खुशहाली आई, और आम लोग बड़े खुश थे इनकी करप्शन की चार्जेस वगैरह लगे इन पे, लेकिन खुश थे लोग बहुत ज्यादा। और ये चाइना के करीब समझे जाते हैं, तो अब चाइना के करीब समझे जाते हैं। और वो जो थे वो पहले आर्मी में थे, वहां पर तवील अरसे तक 60 से लेकर 80 की दहाई तक वहां पे मिलिट्री राज रहा है। तो मिलिट्री राज रहा है, तो उस जमाने में वो जो सदर भागे हुए हैं बोल्सोनारो, वो उनके वो फौज में थे, बाद में वो इलेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद चले गए। अब इशू ये सारा कि ये जो पूरा हंगामा नया शुरू हुआ है ब्राजील में, ये बहुत ज्यादा यूक्रेन, ये मतलब एक अदम इस्तेकाम जैसे वेनेजुएला में हो गया था ना, ये काबू तो पा लेंगे, लेकिन चूंकि इन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस है, जिस पुलिस का काम था कि वो हिफाजत करे सदारती महल की, वो पुलिस जो है वो जो भागा हुआ सदर है उसके साथ मिली हुई थी, तो जिसके नतीजे में वहां पे क्राइसिस जो है वो और खराब हो रहा है। अच्छा, तो ये अब देखिए ना, ये एक इशू वेनेजुएला का शुरू होता है। अच्छा, ब्राजील क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है, ब्राजील के अंदर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई, तमाम लातीनी अमेरिका, या जिसको आप साउथ अमेरिका कहें या लातीन अमेरिका, दो अलग अलग भी कह सकते हैं हम, या एक भी कह सकते हैं, उस पूरे अर्जेंटाइन से लेके ब्राजील तक
लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं। ये बंदा राइटिस्ट है, ठीक, ये राइट विंग का है, जैसे ट्रम्प ने इंतहा पसंद, ये लेफ्ट यानी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, यानी थोड़ी सी प्रो, इसीलिए क्रेमलिन ने एहतजाज किया है, सही, इसलिए चाइना ने इतराज किया है, ईयू ने भी इतराज किया है, अमेरिका ने भी इतराज किया, बाइडेन ने भी। लेकिन देखना यह है कि ये जो एकदम से सूरत हाल पैदा हुई है, और वो सदर जो है, वो फ्लोरिडा में बैठे हैं, क्या उनको वापस लाया जाता है पकड़ के? ये कुछ ये हालात नहीं जैसे श्रीलंका में हो गए थे, सदर भाग गया, लोग सड़कों पे निकला है, ये उल्टे हालात है। काबू पा लेंगे ब्राजील के लोग और वहां की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर एक डिवीजन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर वहां कायम हो गई है। अच्छा, इसी तरह से वो टर्की ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जी फिनलैंड और स्वीडन तो नहीं आ सकते नेटो के अंदर, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं काफी अरसे से वो आना चाह रहे हैं ना, जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा जी आप जो है वो पीकेके की हमायत करते हैं लोगों की और अपनी अपना देते हैं। सही, ठीक। स्वीडन और फिनलैंड ने कहा कि भाई ये जो आपकी लिस्ट है ये हम बिल्कुल वापस करते हैं टर्की को, लेकिन मसला ये है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें तो कुछ जर्नलिस्ट हैं, इसमें तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये आप वापस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जब तक, हाँ, तो हंगरी और टर्की ने ब्लॉक कर दिया है स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत को। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। टर्की कह रहा है ये हमारी दहशतगर्द हैं जी। वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, अब आ जाएं गंदम के जहाज जो पहुंचे हैं टर्की की मदद से कराची, तो ये बाकी मुल्कों को कितने मिलेंगे, और ये जो फार्मूला बनेगा 7 लाख टन गंदम डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कैसे मिलेगा, ठीक है, कितने सूबे को कितना मिलेगा? ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई है सऊदी वली-ए-अहद से। इस मुलाकात के नताइज क्या मुल्की मईशत पर पड़ेंगे या कोई बेहतर नताइज निकलेंगे इस मुलाकात में? नहीं, मुल्की मईशत का तो अभी अंदाजा नहीं है, वो तो हमने बात भी की कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का कोई ताल्लुक सऊदी अरबिया से बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन इशू ये है सारा कि इसके नतीजे में अवाम के लिए क्या खबर है। अवाम के लिए फिलहाल इसमें कोई खबर नहीं, इसलिए कि असल जो बात है वो होनी है इसाक डार साहब की IMF के साथ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम IMF से गुजारिश करेंगे कि हमारे ऊपर हम करें, यानी उन्होंने कहा कि जरा देखें पाकिस्तान के हालात और महंगा वो क्या, उनकी जो कंडीशंस हैं कि फौरी तौर पे गैस की कीमत बढ़ा दी जाए, फौरी तौर पे 800 अरब के टैक्सेस डाल दिए जाएं, फौरी तौर पे रुपया जो है उसको आप कम कीमत यानी रुपया गिरा दें और डॉलर और बढ़ जाए मार्केट में, फिर ऑयल की प्राइसेस, ये सारे वो इश्यूज हैं। और फिर उसके बाद चूंकि पहले से ही एक यानी मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कैसे मुमकिन है कि एक इलाके में इतने का आटा, दूसरे इलाके में इतने का आटा, तो एक मुल्क है ना पाकिस्तान, तो मतलब ये कैसे मुमकिन है कि जो पेशावर में इतने का आटा मिल रहा है तो बन्नू में इतने का मिल रहा है, तो सखर में इतने का है, तो हैदराबाद में इतने का है, तो कराची में, मतलब एक कहीं कोई अथॉरिटी ऐसी है पाकिस्तान में जो ये बता सके कि इस वक्त रोटी या आटा कितने का है पाकिस्तान के अंदर? मतलब एक सूबे में भी मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ, मतलब जिसकी जो मर्जी है वो करता फिर रहा है। भी ये बाहर से गंदम आया, इसके ऊपर आप देखें तनाजा खड़ा होगा कि कितने सूबे को मिलेगा, क्या मिलेगा। इश्यू सारा ये है कि एक तो वो जो मामलात हैं वो इसहाक डार साहब कैसे तय करते हैं IMF के साथ, वो देखने हैं। और यहां पर मैंने आपसे कहा ना, जैसे USAID ने आपको मदद का ऐलान कर दिया, वो मदद होगी आपकी, ठीक है, किसी सऊदी अरेबिया ने आपको ये मदद है। लेकिन जो बैंक आपको देते हैं ना, ये बड़ा एक ट्रिकी चीज होती है कि वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान की, मतलब ये जो है ना इमदाद का ऐलान किया। नहीं इमदाद नहीं प्लेज कर दिया, मतलब वर्ल्ड बैंक मतलब क्या मदद देते हैं या कर्जा देते हैं, ये बैंक जितने सारे वो अभी हमने देखे हमारे ब्रादर मुल्क ने भी हमें कहा है कि भाई ये हमें 2 प्लांट्स दो, तो वो सारी सिचुएशन को देखकर, और पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया हुआ है, मतलब यूरोप के अंदर कोई इस वक्त डॉलर या यूरोज या अमेरिका में वो कहीं आसमान से नहीं टपक रहे, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है। और वहां से जब ये पैसा बाहर निकलता है इतने मिलियन, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने आवाम को भी बताते हैं कि हम कहीं किसी ऐसी जगह लगा रहे हैं फायदा होगा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।